तो सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। आज हमारे साथ प्रकाश चंद्र सोराड़ी सर हैं, जिन्होंने हमारे पूरे के पूरे केजे टीम, हमारे प्रथमा टीम, ओवरऑल सभी तरीके के जितने भी हमारे मेंटर्स थे केजे में, उन सब में सबको प्राउड फील कराया है। तो सर आपका के इस स्पेशल सेशन में, जैसे कि हम कह रहे थे, पॉडकास्ट में स्वागत है और हम आपका वेलकम करते हैं सर आज। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर। जी, आपका सर एलटी में क्या रैंक रहा, एलटी एसएसटी में? सर एलटी एसएसटी में मेरा 7th रैंक रहा है इस बार। जी, बहुत बढ़िया। और सर क्या स्कोर था सर आपका दोनों पेपर्स का कंबाइंड? इसमें सर मेरा 65 था और जो हाईएस्ट इसमें नंबर थे वो 68 थे सबसे ज्यादा जी, और मेरा 65 रहा। बहुत बढ़िया। तो एक अच्छा नहीं सर, लगा एक कि ये हाँ। चीज है कि हमारे केजे की टीम का एक पूरे भरोसे को आपने बिल्कुल कायम रखा और एक नई परंपरा यहाँ से शुरू करी। हम जानते हैं कमल भट्ट सर का भी हमारे साथ जुड़े थे केजे की टीम में, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। मेरा खुद का एक बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन था। फिर इस बार जयंत सर ने भी जो है एलटी इंग्लिश में झंडे गाड़े। और स्पेशली आपकी जो सफलता है वो विशेष तौर पे बड़ी हम लोगों को सुकून देने वाली रही, क्योंकि ये सर एक आपका लास्ट अटेम्प्ट था एक तरीके से कहा जाए तो। और आपके शब्दों में कहें तो एक 14 वर्षों का वनवास आपने बोला था, तो वो क्या था सर, उसको बताएं। जी सर, ये इस बार जो मेरा एलटी में सिलेक्शन हुआ, ये लगभग मेरे, अगर मैं अपनी जर्नी की अगर शुरुआत की बात करूं, 1999 में मैंने हाई स्कूल किया था और 2001 में मेरा 12th हुआ था। उस टाइम हमारा यूपी बोर्ड ही था, क्योंकि 2 साल का 11th 12th होता था और 9th 10th भी दो दो साल, दोनों मतलब दोनों साल की कंबाइंड बुक्स पढ़ते थे, तो दोनों मेरा यूपी बोर्ड था। 2001 में 12th करने के बाद मेरा फिर हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने लगभग लगभग पढ़ाई छोड़ दी थी उसके बाद। तो मैं बाहर को निकल गया था कि भाई कहीं कुछ जॉब वॉब करेंगे करके। तो हल्द्वानी में आया था मैं उस टाइम पे, कुछ होटल में ऐसे ही काम वाम करता था। और फिर उसके बाद में यहाँ भी मन नहीं लगा तो मैं दिल्ली चले गया। मुझे लगा कि होटल के काम में मेरा ये कब तक करूंगा, वेटरिंग वगैरह, ये कब तक खाना आना कब तक लगाऊंगा करके लोगों के लिए, तो अच्छा नहीं लगा वहाँ का माहौल। वहां से दिल्ली की तरफ गया तो दिल्ली में कुछ जॉब वॉब की छोटी मोटी। शुरुआत तो मैंने 500 रुपए की जॉब से की थी वहां पर। उसके बाद मैंने फिर दूसरी जगह गया तो वहां पर 3000 रुपए की जॉब की। फिर धीरे धीरे बढ़े तो 5000 6000 ऐसी जॉब की। लेकिन वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, मतलब संतुष्टि नहीं हुई कि ये कुछ यहाँ से कुछ हो पाएगा। तो फिर मेरे मन में पढ़ाई के प्रति एक वो रहा कि मैंने पढ़ाई करनी चाहिए। तो उस दौरान जब मैं बस से जाता था तो बस से जाने में पढ़ते हुए जाता था बस से। मैंने यहाँ आकर के बीए का फॉर्म भर के गया था मैं फर्स्ट ईयर का। और मैं बस से जितना 1 घंटा लगभग मुझे आने जाने का टाइम लगता था, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, उस टाइम पर पढ़ता था जी। तो इस तरीके से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। मैं पेपर देने के लिए हल्द्वानी आता था, संपर्क क्रांति आती थी, शाम को 4 बजे आया, दूसरे दिन पेपर दिया, नेक्स्ट डे फिर चले गया यहाँ से। तो इस ऐसे मैंने वो अपने ग्रेजुएशन के पेपर दिए। और ग्रेजुएशन में आपको मैं बताऊं तो मेरी एकेडमिक बहुत अच्छी नहीं रही। एकेडमिक में मेरे नंबर हाई स्कूल इंटर में भी बहुत अच्छी, मतलब 50 के आसपास ऐसे इसी रेंज में रहा। ग्रेजुएशन में तो 45 भी मेरा, जब मैंने दोबारा एग्जाम दिया तब जाकर के 45% बने। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए, मेरे उसी ग्रेजुएशन के दौरान मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे अब इसके बाद बीएड करना चाहिए जी। तो बीएड करने के लिए उस समय पर 45% होना जरूरी था जी। अब ये था कि जब फाइनल ईयर में मैं गया तो मेरे 45% नहीं बन रहे। 45% नहीं बन रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा से एग्जाम देना चाहिए, फिर री एग्जाम देकर के तब जाकर के 45%, मतलब इम्प्रूवमेंट के बाद 45%। तो इस तरीके से स्थिति उस टाइम पे थी। जब 45% हो गए तो मैंने हरियाणा से, उस समय पर मेरे भाई साहब वहीं पर बीएड कॉलेज में पढ़ाते थे जी, तो वहीं से मैंने फिर अपना जो है इसके लिए बीएड के लिए अप्लाई कर दिया। जब बीएड के लिए अप्लाई किया तो 1 साल का जो बीएड उस समय पर चलता था, वो शायद मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का अगर चेंजिंग पॉइंट कहते हैं तो सबसे पहला चेंजिंग पॉइंट वहां पर था जी जी। वहां से मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे अब जो है यहाँ से कुछ न कुछ आगे करना है। क्योंकि वहां का जो माहौल देखा, वहां पर जो टीचर्स रहे, उनने मुझे काफी प्रभावित किया। और फिर मुझे लगा कि अब यहाँ से मुझे ये प्राइवेट जॉब तो नहीं करनी, कुछ न कुछ टीचिंग के फील्ड में ही करना है जी जी। 2010 में मैंने बीएड किया
और फिर उसके बाद 2010 से मैंने धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में तो मैं कंप्यूटर का काम थोड़ा सीखा था, तो उसको पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसमें भी मुझे कुछ लगा नहीं करियर कि आगे तक कुछ कर सकता हूँ। जी, तो फिर मैंने तैयारी की और उसमें आया कि भाई अब तैयारी करते हैं, थोड़ा-सा कुछ कहीं से सुना कि तैयारी भी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मुझे भी लगा कि हाँ, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। तो उसके दौरान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और फिर कई सारे लाइफ में उतार-चढ़ाव आए, वो चलते रहे। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी उस बीच में रही। लेकिन छोड़ा नहीं कि मैंने पढ़ाई को निरंतर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता रहा। उस दौरान 2014 में एलटी के फॉर्म निकले थे। जी, 2014 में जब एलटी के फॉर्म निकले, तो मैं कोचिंग में पढ़ाने लग गया था उसके बाद। अच्छा। कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो उस समय ये लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा करके 2014 में, क्योंकि उस टाइम पे एसएसटी में पोस्ट भी अच्छी थी। जी, जी। लेकिन 2014 में नहीं हुआ। तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं थी और अंदाज़ा भी नहीं था कि पेपर कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने एलटी का पेपर दिया था उस टाइम पे। तो वहाँ से लगा कि अभी तो अब यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, तो कोचिंग ही पढ़ाते हैं और अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो धीरे-धीरे अपना कोचिंग पढ़ा रहे थे। तैयारी के का बहुत ज़्यादा इतना नॉलेज था नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी बनाए रखी। अब ये रहा कि अब अगर एलटी आएगा तो उसमें एग्ज़ाम निकाल लेंगे करके। जी, जी। 2017 के दौरान फिर से एलटी का फॉर्म आया, लेकिन उसमें एसएसटी की एक भी पोस्ट नहीं थी। जी, 1 या 2 पोस्ट थी, वो भी एसटी के लिए थी, जनरल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं थी। तो उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा कि भई इतने साल से तैयारी कर रहे थे, अब क्या करें? तो फिर ये सोचा कि लेक्चरर का देंगे, लेकिन लेक्चरर में उस बार स्क्रीनिंग हट गया था, 2014 में स्क्रीनिंग था, वहाँ पर हट गया था। स्क्रीनिंग हट गया तो सब्जेक्टिव वाले में इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी मेरी। इकोनॉमिक्स मेरा लेक्चरर में था, तो तैयारी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब 2017 के बाद आगे बढ़े तो पहुँचे 2021 के दौरान, 20-21 में। अब 19 के दौरान कोविड आ गया था। जी, जी। अब मैं उसके बाद मैंने अपना ही कोचिंग कर लिया था, अपने कोचिंग में पढ़ा रहा था। लेकिन 19 के दौरान जब कोविड आया तो कोचिंग भी बंद हो गया। जी, जी। कोचिंग बंद हो गया तो और स्थिति खराब हो गई। मतलब ये था कि एक समय ऐसा भी था कि ₹10 भी जेब में नहीं थे। आपने कहा तो ऐसी स्थितियाँ उस समय पर आई। तो अब कोविड के बाद उसी दौरान फिर ये एलटी लेक्चरर के फॉर्म निकले। जी, जी। जब एलटी लेक्चरर के फॉर्म निकले तो मुझे लगा कि अभी मुझे अब कोई कोचिंग का काम नहीं करना है। अभी फ़ोकस इसी में करना है, ताकि मैं अगर पूरे फ़ोकस्ड रह करके तैयारी करूँगा, तो एलटी या लेक्चरर में कहीं नहीं हो जाएगा। तो 21 के दौरान जब तैयारी की एलटी की, पूरे मतलब मैंने इतनी तैयारी की कि रात-रात भर तैयारी की। उस दौरान मैं पूरे लगभग 1 साल तक रात में सोता ही नहीं। पूरी रात भर पढ़ता था, दिन के टाइम में सो जाता था। तो इस तरीके से उस दौरान तैयारी की, पूरा फ़ोकस लगा करके। फैमिली की स्थिति अच्छी नहीं थी, वाइफ़ की तबीयत खराब थी, दिन में उनको हॉस्पिटल दिखाना, घर के काम-वाम हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि रात-रात में पढूँ। तो रात-रात में पढ़ करके पूरी तैयारी की अच्छी तरीके से। अब उस दौरान भी हुआ क्या कि 2021 में एलटी में एसएसटी की पोस्ट लेकर तो 8 पोस्ट दी जाती। जी, जी, जी। वहाँ पर भी बहुत बड़ा झटका लगा, तो मुझे लगा कि अब एलटी की तैयारी में करके लेक्चरर की करता हूँ। लेक्चरर में मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, तो लेक्चरर की तैयारी में लग गया। एलटी लगभग मैंने छोड़ रखा। अब एसएसटी में कमांड अच्छी थी। कमांड अच्छी थी तो पेपर हुआ, पेपर से ठीक 1 महीने पहले जब वो प्रवेश पत्र आया, एडमिट कार्ड आया, तो मुझे लगा कि भई एलटी का पेपर भी अब देना तो है ही। तो उस दौरान मैंने पढ़ा था लगभग 2-1 महीने पढ़ा होगा, या एक लास्ट के 1 महीने पूरे फ़ोकस्ड रह करके पढ़ा एलटी के लिए। पढ़ा तो उसमें मेरी 37 रैंक बनी एलटी वाले, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पोस्ट टोटल 29 थी, जनरल की 8 पोस्ट थी। तो वहाँ पर एलटी में इस तरीके से रह गया। फिर मुझे लगा कि अब एकमात्र रास्ता है लेक्चरर का, इसमें फ़ोकस करते हैं। लेक्चरर दिया, स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से हो गया। फिर मेंस में गए, मेंस भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। उसके लिए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन हो गया, फिर लगा कि इसमें आ सकता है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है, वो आई तो उसमें हम रहे। अच्छा, उसमें रह गया मेरा। तो उसके बाद अब चारों तरफ रास्ते बंद हो गए कि अब क्या करें, अब कुछ भी रास्ता नहीं। अब कोचिंग अगर मैं अपना स्टार्ट करूँ, स्टार्ट करने के लिए इतना फाइनेंशियली कुछ भी स्थिति नहीं थी। फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो था। और तैयारी की थी, रात-दिन एक करके लगा था कि मैं
कुछ भी हो जाए, चाहे इस बार तो एग्जाम निकालना ही है, क्योंकि आगे कुछ था नहीं उसके अलावा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो अब कुछ रास्ता नहीं था, तो मुझे लगा कि भाई अब क्या करें। उसके बाद ये सोचा कि दिल्ली में पहले जॉब करता था, वहीं कहीं किसी से कांटेक्ट करके वहीं जॉब वॉब कर ली, क्योंकि अब कुछ होना नहीं है। वहां बात की एक आध लोगों से, शुरू में उन्होंने कहा ठीक है आ जाना, बुला लेंगे, लेकिन उसके बाद उनने भी मना कर दिया कि यहाँ पर अभी तो जरूरत नहीं। जब ये स्थिति होगी तो अब फिर वो भी रास्ता बंद हो गया। फिर मुझे लगा कि अपना कोचिंग नहीं खोल सकता हूँ, तो मैं कोचिंग में कहीं पर अपना रिज्यूम वगैरह देके देता हूँ, पढ़ाने के लिए कहीं पर मिल जाएगा तो ठीक है। तो उसी दौरान मैंने हल्द्वानी में कई सारे कोचिंग में रिज्यूम दिया था, उसमें से एक केजे भी था। जी आपको, आपसे उस दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई जब मैं रिज्यूम देने के लिए आया था, तो और स्टाफ में और लोग थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, पंजी थे, बजाई थे, उनको मैं रिज्यूम देके गया। उन्होंने कहा था ठीक है सर को देंगे, फिर जैसा भी होगा बताएंगे। वहां से मैं गया ही था कि कुछ देर में मेरे पास कॉल आ गया था कि सर कह रहे हैं कि आप यहाँ आ जाते तो ठीक रहता है। तो नेक्स्ट डे मैं वहां पर कोचिंग में आया, तो आपके साथ मेरी चर्चा होगी, बातचीत हुई, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर जब मैंने वहां पर पढ़ाना शुरू किया तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा, बच्चे भी बहुत ज्यादा बच्चे भी पढ़ाए उस दौरान, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके हेल्थ इशू आया, तो हमें कोचिंग को फिर वहां पर जो मेन सेंटर था ऑफलाइन क्लासेस बंद करनी पड़ी। तो इसी दौरान एलटी का फॉर्म निकला। एलटी का जब फॉर्म निकला तो हमने अपना एलटी का बैच जैसे ही शुरू किया, तो उसमें हमने डेमो क्लास वगैरह दी, तो बच्चे लगभग 500 बच्चे हमारे पास, मेरे पास फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो बैच शुरू किया एलटी का, अब मुझे भी अपना भी एग्जाम देना था, बच्चों को भी तैयार करना था उसके, तो लगातार पढ़ाते रहे। एलटी का बैच ऐसे पढ़ाया कि 5-5, 6-6 घंटे, सर रात को 3-3 बजे तक हमारी क्लास है। एलटी का जब बैच पढ़ाया, बिल्कुल, तो बच्चों को भी ये लगा कि इतना अच्छा माहौल तो कभी नहीं मिल सकता। एलटी फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ाया और साथ में सेकंड पेपर अपना एसएसटी पढ़ाया मैंने। तो रेगुलर मतलब 3 बजे 4 बजे, कई दिन तो 6-6 बजे सुबह तक सोए, 6 बजे सोए और 10 बजे फिर से उठ गए और फिर से लग गया अगले दिन की तैयारी। और रात को पूरा बैच 500-500 बच्चों का बैच था, उसमें सभी बच्चे लाइव रहे, उनको भी मजा आ रहा है पढ़ने में। फर्स्ट पेपर जब सीटीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-2 दिन, सैटरडे तो लगभग रेगुलर रहता था कि 2-2 3-3 बजे तक हमारी क्लास सबके साथ रहती। जी। तो इस तरीके से एलटी पढ़ाया हमने, तो उसमें एलटी पढ़ाया तो मेरा भी 7th रैंक के साथ हुआ, और बच्चों का भी लगभग हमारे पास, मुझे जहाँ तक है कि 60 के आसपास हमारे बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पूरी चांस रहा। और मैं अपनी लाइफ के अगर 2 पॉइंट कहूँ कि जहां से मेरा टर्निंग पॉइंट रहे, सबसे पहले मैं जब बीएड के लिए गया तो वो मेरी लाइफ का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरा टर्निंग पॉइंट जब मैं केजी में आया, ये 2 मैं अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा अच्छे टर्निंग पॉइंट, जहां से मेरी लाइफ को, अब देखो यहाँ से आज मेरा सिलेक्शन लगभग एज के आधार पर गए तो 84 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो लगभग मैं 40 प्लस हो चुका हूँ। आज जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, और केजी फैमिली के भी जितने बच्चे हैं या जो भी इस वीडियो को देखेगा, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन ये है कि हम भी कर सकते। मैं तो विशेष रूप से 35 प्लस के जो बच्चे हैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि हिम्मत मत हारना। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो वहां से फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हिम्मत रखते हो कि हाँ एक तैयारी और करनी है और अपना पूरा 100% देते हो, तो आप लास्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन देते हो। तो अभी जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, कोई भी बच्चा ले सकता है, और मेरी एकेडमी मैंने बताया कि बहुत अच्छी थी, और यहाँ मैं 7th रैंक लेके आया। स्कूल में मुझे लगता है कभी 7th रैंक नहीं आई थी, या कॉलेज में कभी नहीं आई, लेकिन यहाँ लेकर के आया। तो ये डिपेंड करता है कि पिछला कैसा था उसको मत देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, उस वर्तमान में आप वर्तमान में क्या कर सकते हो। बहुत जबरदस्त कहानी हमारी चल रही है प्रकाश सर के साथ। तो प्रकाश सर, जैसे आपने बताया कि आपका ये आखिरी लगभग अटेम्प्ट था, और 6-6 8-8 घंटों की भागीरथी प्रयास कहूंगा मैं इसको, ये आपने किया। और एक जैसे अभी हम कह रहे थे कि
आपका जो अपने स्ट्रगल्स रहे जबरदस्त विपरीत परिस्थितियों में। तो यहाँ पर मेरी अपनी एक थ्योरी मेरी भी निकल कर आती है, हम लोग केजीएम में कहते हैं कि जैसे भयानक जितना भयानक संघर्ष हम देखते हैं, अक्सर उसके आस-पास ही हमारा रिज़ल्ट होता है। मगर वही वो समय होता है जहाँ पर हमारा कैंडिडेट ये सोचता है कि शायद अब नहीं, क्योंकि आपने जो पूरी कहानी बताई उसमें हर बार ऐसे मौके आए होंगे, जब ऐसा लगा होगा यार मेरी किस्मत क्या है? या मैं शायद अब नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, अब तो शायद मुझे क्लोज़ आउट कर देना चाहिए। तो क्या वो चीज़ थी जो आपको अंदर अंदर से पिंच करती रही कि थोड़ा-सा आगे देख लेता हूँ? मतलब प्रैक्टिकली क्या आंसर होगा उसका? सर एक्चुअली में अगर मैं बात बताऊँ, मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं लगता था कि ये इसका सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात मेरे जितने भी मैंने जैसे पंडित वगैरह उनसे अपने हाथ दिखाया या फिर कुंडली दिखाई, जी, जी। सबने कहा कि देख गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे किस्मत में नहीं है। नहीं, हाँ, ये एक बात। तो मेरे अंदर ये था कि भाई अगर ये कह रहे हैं तो मुझे ये तोड़नी है, ये मिथ जो है तोड़नी है। जी, जी। ये मुझे हमेशा लगा कि अगर मेरी फैमिली वालों को नहीं लगता तो मुझे प्रूव करना है अपने आप को। हुँ, अगर ज्योतिषी कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी जॉब नहीं लग सकती तो मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं कैसे नहीं लगती, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं लग सकती है। मुझे मतलब अपने हाथों की रेखाएँ बदलनी है, ये मेरे अंदर एक और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अगर हम यहाँ पर देखें एलटी लेक्चरर की परीक्षाओं की अगर बात करें, यहाँ पर 8 से 10,000 मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। हमारा हर सब्जेक्ट में अगर देखें तो किसी सब्जेक्ट में 4,000 बच्चे होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6, किसी में 7, 8, 10 मैक्सिमम 10,000 होते हैं। और अदर एग्जामों में देखें लोअर पीसीएस, पीसीएस एग्जामों में देखें तो 1-1 लाख बच्चा होता है। जी, जी। तो हमारे लिए अगर हम 8-10 हजार बच्चों में अगर फाइट नहीं कर सकते तो वहां 1 लाख बच्चों में तो नहीं कर सकते ना। तो ये हमारे लिए सबसे गोल्डन मौका होता है। तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम को सिक्योर कर सकते हैं। जी, जी। ये सबसे अच्छा हमारे पास मौका होता है। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई आप यहाँ पर नहीं निकल रहे तो आप ये मत सोचो कि और एग्जाम को निकाल सही बात। क्योंकि ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। ऑलरेडी छँटनी करके बच्चा आता है, हाँ, बीएड कर रखा है, बीएड किया हुआ है, टेट है, 8-10 हजार बच्चे हैं। टेट है और सारी चीज़ें। बिल्कुल, अगर इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते तो फिर आप ये मत सोचो कि हम बीसीएस निकालेंगे लोअर बीसीएस निकालेंगे। जी, और इस मंच से मैं यहाँ पर प्रकाश सर का ये भी कहना चाहूँगा, शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जैसे हमारे इंग्लिश में हम लोग जानते हैं नॉलेज जंक्शन की टीम में एक तरफ़ा रिज़ल्ट हमेशा रहा है, इस बार भी 45 प्लस तो हम ऑन द काउंट कर रहे हैं, बट डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये आंकड़ा 50-55 से ऊपर को जाता है। और अगर हम अन्य सब्जेक्ट में डालें सर तो 60 प्लस जाता 60 है। प्लस जाता है। तो लेकिन इन सब में जो एक निर्णायक गेम चेंजर का रोल होता है वो पेपर 1 का होता है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेपर 1 के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हमने सभा जैसी करी थी ऑनलाइन, जिसमें कि 400-500 बच्चों को हमने मुझे अभी भी याद है शाम को मैं छत पे घूम रहा था। तो उस दिन हमने मतलब एक तरीके से रमेश सर भी थे, आप थे, बच्चे थे, तो हमने एक बड़ी घोषणा जैसी करते थे, उसमें आप लोगों को स्पेशली आपको ये ज़िम्मेदारी दी थी। तो आज हम बड़ा प्राउड फील करते हैं क्योंकि पेपर 1 का अगर हम देखा जाए तो मतलब इंग्लिश में मैं सर बात करूँ आपको जो मैंने एवरेज निकाला क्योंकि जो हमारे टॉपर्स भी रहे हैं जैसे हिमांशु पंत हैं, मयंक पिंकवाल है, इन सब लोगों के जो मैंने स्कोर देखे लगभग मतलब इतनी मेहनत और काफ़ी अच्छा वो करने के बाद 30-32 इन्होंने पहुँचाया। जबकि उस पेपर में एक चुनौती था जो नॉन मतलब एसएसटी के बैकग्राउंड से था उसके लिए। तो ये भी एक बड़ा गेम चेंजर का रोल प्ले करता है पेपर 1 एलटी में क्योंकि अब 50-50 हो गया। सर पहले 30-70-30 का रेशियो था। तो पहले तो अगर 30 नंबर का सीडीपी अगर आप पढ़ लो तो उससे लगभग कई बच्चे 28 नंबर भी ले आ रहे थे, 26 भी, 25 भी, 20 भी ले आ रहे थे। लेकिन इस बार का जो सिलेबस बना था उसमें 50-50 का हो गया ना। मतलब आपको जितना सब्जेक्ट में करना है उतना ही यहाँ पर भी करना है। और सब्जेक्ट में आपके पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 5-6 सब्जेक्ट है। आपको पूरे डीपली पढ़ने हैं सारे। पेडागोजी पढ़नी डीपली पढ़नी है। रीजनिंग सर, रीजनिंग इस बार बिल्कुल इस लेवल की थी कि अगर आपने अच्छी रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है तो आप रीजनिंग कर ही नहीं सकते। ऐसे ही उत्तराखंड कहने के लिए उसमें कम टॉपिक थे, लेकिन पढ़ना आपको अच्छी तरीके से जो जीके के टॉपिक दे रखे हैं वो सब पढ़ने तो 50 नंबर का वो आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से तैयार करना ही करना। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर कहें तो मुझे अगर बात करूं एक्चुअल में अगर बात करूं सेकंड पेपर से फर्स्ट पेपर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी।
क्योंकि उसमें एक नहीं 5-6 सब्जेक्ट मिल करके बन रहा था ना, तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा, तो वो अपने आप में गेम चेंजर था। उसकी अगर जिसने अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर ली फर्स्ट पेपर की, तो सेकंड पेपर में उसको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा अपने सब्जेक्ट में। जैसे इस बार इंग्लिश में या हिंदी में बच्चों ने 40-40 नंबर भी लाए, जैसे एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में है तो वहां पर कम नंबर आए बच्चों के, वहां पर 50 में से 25-25 नंबर लाने भी मुश्किल हो गए। तो फर्स्ट पेपर में जिनके 30+ थे तो उनका लगभग 100% जैसा लगता है। जी, एक कहानी है हमारे साथ नवीन सिंह मेरी है, ऐसे तो उन्होंने स्वयं से पढ़ाई करी, एंटी साइंस के हैं निकले, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो लगभग उनका स्कोर सर ऐसा है कि करीब करीब 35 करीब जा रहा है पेपर 1 में, और साइंस में बहुत टफ पेपर आ गया, तो करीब मतलब 12 या 13 नंबर उनका जा रहा है साइंस लगाइए, तो 46 या 47 स्कोर में उनको एंटी साइंस ले गया। तो ये एक बात है, तो डिपेंड करता है स्कोर आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट, आपके पेपर 1 की स्ट्रेंथ के हिसाब से। सर अब गोइंग फॉरवर्ड हम ये जानना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग का बैच हमारे एक आप पढ़ा रहे हैं इस समय, और केजेबी ओपन सपोर्ट में रहता ही है, अपने एक ही टीम का हिस्सा है हम लोग। तो ये बताइए कि उसमें क्या चल रहा है? अभी मैं सुन रहा था 200 अभी पार हुआ है। हाँ सर, इसमें देखो स्क्रीनिंग की अगर बैच की बात करें तो अभी हमारे पास एक बैच में 200 से अधिक बच्चे हो चुके हैं। तो ये हमने बैच तो एलटी के बाद ही शुरू कर दिया था, लगभग हमने 10 अगस्त से इस बैच को शुरू कर दिया, 10 सितंबर से यहाँ से शुरू कर दिया, 10 सितंबर से शुरू कर दिया था। तो ये लगभग अभी कंप्लीट होने की तरफ है। अच्छा, ये कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पर बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि सिलेबस कंप्लीट करना अलग चीज होगी, उसको फिर अच्छे से रिवीजन करना और एमसीक्यू करना, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी का जो समय है, अब हमारे पास फरवरी मार्च, ये सबसे चेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पर आएगा सबसे ज्यादा। इस फरवरी मार्च में हमने ये प्लानिंग कर रखी है कि इसको जैसे ही हमारे कुछ टॉपिक इसमें बचे हुए, इसको कंप्लीट करके हम इसमें रिवीजन बैच शुरू करें। अच्छा, जो कि अगर कोई नए बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे, और जो हमारे पुराने बच्चे सब जुड़े हैं तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो रिवीजन बैच में हम सारे टॉपिक को ऐसे उसमें सेलेक्टेड पॉइंट कराएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, टू द पॉइंट कराएंगे, उन पॉइंट को रिवीजन कराएंगे, साथ में मॉक टेस्ट कराएंगे। मॉक टेस्ट कराएंगे ताकि मॉक टेस्ट अगर अच्छे से करके जाएगा बच्चा तो वहां पर जो है बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग तो बहुत आराम से निकालेगा। क्योंकि स्क्रीनिंग में आप देखो 150 में से अगर हम देखें तो 50% की अगर बात करें, अगर कोई 50% भी ले आ रहा है ना, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 50% में सिलेक्शन होता है जी। और 50% अगर थोड़ा सा अच्छे इन 2 महीनों को भी अच्छे से पढ़ ले बच्चा, आराम से ले आएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें पोस्ट कम है तो उनमें जाते हैं, जैसे पिछली बार की बात करें, हिस्ट्री और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें 90+ गया, 90-91 ऐसे थी कट होगी। बाकी सब में जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 60-62 नंबर थी, हिंदी में देखो 60 के आसपास थी, और इंग्लिश में मुझे लगता है 67 थी। तो इतनी कट ऑफ रहती है, तो इतना तो बच्चा अगर 2 महीने भी अच्छे से पढ़ लेगा, अगर सही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ ले तो निकाल लेगा। तो वही प्रयास हम कर रहे हैं कि ताकि अगले 2 महीने में भी कोई नया बच्चा भी अगर अभी से जुड़ता है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था प्यारे बच्चे जितने भी हमारे देख रहे हैं नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के, देखिए आपके पास विकल्प बहुत हैं और नॉलेज जंक्शन हमेशा सपोर्ट करता है हर टीचर को जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने ये फिर से कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी प्रकाश सर पर हमने पूरा भरोसा जताया था, इन्होंने न सिर्फ अपना रिजल्ट निकाला बल्कि कई सारे बच्चे मैंने अभी बताया जो कि हमारे निकले हैं, उनका में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप अभी भी हमारे जो रमेश परगई सर है, उनका नंबर है 7217469297, इस पर कॉल करें, सर की कॉल्स भी वही लेते हैं, आप देखें। और डेमो क्लासेस के लिए आप बहुत सारे जो है आपके पास ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं, सर आपको खुद भी आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स दे देंगे। बट मेरा ये मानना है कि आप विश्वास के साथ पूरा अभी भी ये 2 महीने जो 10 फरवरी से लगभग मोटा-मोटा सर बता रहे हैं, वहां से रिवीजन क्लासेस जो है उनको ज्वाइन करें, और नए बच्चों के लिए भी ओपन है जैसे सर ने बताया। तो ये एक मैं जरूर कहूंगा। इसके अलावा नॉलेज जंक्शन एक पूरी तरीके से मेडिटेशन को भी अपनी तरह से प्रमोट करता है। मैं उसका खुद सर्टिफाइड हार्टफुलनेस ट्रेनर भी हूँ साथियों। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अभी 2 फरवरी को हमारे हार्टफुलनेस के जो आदि गुरु है पूज्य लाला जी महाराज, उनका जन्मदिन है बसंत पंचमी के दिन, इसको हम आदि शक्ति महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर 1, 2, 3 को हमारे जो है ध्यान की भी क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन हम इसको कराएंगे, और ये सभी के लिए कीजिए नॉन कीजिए जो भी मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है उनके लिए ओपन रहता है। और मेडिटेशन एक ऐसा बैकग्राउंड है
जो आपकी पढ़ाई को एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा एक फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर करता है, जहाँ पर आप जो भी बोओगे, वो एक सुंदर फूल के रूप में जो है उगता है। और स्पेशली सर से भी जाते-जाते एक ओपिनियन लेंगे कि सर ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो सर मेडिटेशन का क्या रहा रोल? सर मेडिटेशन, मैं भी लास्ट में इस पॉइंट को ऐड करने वाला था जी, कि मेरी लाइफ में अगर कहीं से चेंज आया तो मेडिटेशन से ही आया। जी, क्योंकि मैं एकेडमिक में अगर कहूँ तो मतलब मीडियोकर भी नहीं कहूँगा, मीडियोकर से भी नहीं था एकेडमिक में। जी, जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मेरी लाइफ में एक अलग तरीके का चेंज आ गया। मेरे पढ़ने की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ गई जी, और फोकस हो गया उसी में, एक तरफा फोकस हो गया कि जी, भाई मुझे यही करना है। जी, जी, पूरी तरीके से फोकस्ड हो गया और पढ़ाई में भी लगातार भी मैं मतलब 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ने की इसमें इससे क्षमता बढ़ गई। जी, जी, और उससे याद रहना, सर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मैं जिस दिन मेडिटेशन करके नहीं पढ़ाऊंगा ना, जी, मैं भूलने लग जाता हूँ चीज़ को। जी। हाँ, होता है सर, मैं बिल्कुल मैं हर दिन मतलब मेडिटेशन करता दिमाग हूँ, को हर पूरी दिन। जैसे खाते हैं। जैसे पढ़ा रहा हूँ तो ऊपर-नीचे हो टॉपिक जाता में है। ऊपर-नीचे होता है ऊपर-नीचे। और मेडिटेशन होगा तो बिल्कुल स्मूथली चलता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना ही चाहिए मेडिटेशन, मैं तो ये कह रहा हूँ। और विशेषकर से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो ये रामबाण है। जैसे हमारे आजकल दादी कह रहे हैं ना, जैसे एक हम सब जिम्नास्टिक नहीं करते या बॉडी के लिए कसरत करते हैं, तो माइंड की कसरत है। माइंड की कसरत। हाँ, मेंटल जिम्नास्टिक है वो। मतलब 2 आयाम है ना सर हाँ, शरीर के, हाँ, एक तो फिजिकल है, हाँ, एक मेंटल है। हाँ, फिजिकल के लिए तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह दौड़ने चले जाएँ, योगा कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन मेंटल के लिए भी तो हमें करना पड़ेगा साथ में। और आज के समय में मेंटल का ज़्यादा रोल हो गया है फिजिकल से। मेंटल अगर सही है, क्योंकि हमेशा हमारे हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल। हमेशा उल्टी-सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हाँ, हैं। उसका ज़्यादा रोल है। और फिर जैसे पहले के आदमी क्या करते थे, चलते-फिरते कामों को, कोई भी काम कर रहा है। आज के समय में तो हम बैठे रह रहे हैं दिन भर, बैठ कर के काम। तो उसके लिए हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल को भी साथ में कर रहे हैं, मेंटल भी कर रहे हैं इसको तो कहते हैं कि पॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, वो थॉट पॉल्यूशन, हाँ, वैचारिक प्रदूषण, वो बहुत विचारों का प्रदूषण। बिल्कुल, अगर वो शांत हो जाए तो आदमी पढ़ तो अपने आप ही लेगा, बिल्कुल। मुझे लगता है। हाँ, हमारे पास जैसे अगर कुछ काम है, वर्किंग है, अगर फिजिकल वर्क है तो फिर हमारा माइंड भी उस ओर को लगे रहता है ना। हुँ, अगर वो नहीं है तो फिर हमारा माइंड में कुछ न कुछ उल्टे-सीधे थॉट चलते रहेंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। सही बात। और सुबह-सुबह जब हम आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं, तो पूरे दिन की चाल जैसी बन जाती है। बिल्कुल। उसमें पूरा एक अलग ही शेड्यूल जैसा आप जैसे बोल रहे हैं। हाँ, पूरे दिन का मतलब अगर आपने मेडिटेशन सुबह-सुबह कर लिया तो पूरा दिन आपका बन गया, है ना? आपको जो भी काम करना है, अपने आप सिस्टमैटिकली होता है। सिस्टमैटिक हो जाएगा। अब मुझे मैंने ये भी देखा कि चीज़ें अपने आप सही समय पे सही चीज़ याद सही आएगी। नहीं जा रहा है। हाँ, और वो हर चीज़ मतलब होते रहेगी। हाँ। आपका मतलब एक शेड्यूल भी दिन का, पूरे दिन का वो बन जाएगा। आप रात को भी प्रॉपर टाइम से सोओगे, सोओगे, हाँ। आप खाना भी उचित खाओगे। और फिर मेडिटेशन जैसे सुबह-सुबह कर रहे हो तो उठने की हैबिट भी हो जाती है। जी, मेरी आदत है 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल ही जाती है। जी, जी। और सुबह 5 बजे से लगभग मैं मेडिटेशन करूँगा, 5 से 6 का मेरा टाइम मेडिटेशन का ही है। और वो मेरे जिस दिन अगर मैंने नहीं किया तो फिर मुझे लगेगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है, मिसिंग है। तो उसको लाइफ में हर किसी को लाना चाहिए और तैयारी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जी, तो साथियों हम तो वैसे भी उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड तो देवभूमि है। वैसे यहाँ पर लोग जो है ध्यान करने ही आते थे पहाड़ की कंदराओं में और कहीं नदियों के किनारे जो है कहीं पर भी आप जो है सुंदर इतने हमारे मंदिर और हैं। ये हमारा रूट भी है सर, हाँ, रूट भी है, हमें इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी, जी, ऋषिकेश में देखो विदेशों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए। जी, तो ध्यान केंद्र के रूप में उत्तराखंड को विकसित भी किया जा रहा है। जी, जी। तो हम लोगों को तो करना ही चाहिए जब बाहर से लोग आ रहे हैं। और ये बात भी सही है कि जो है मन की जो वृत्तियाँ हैं, उनको एक सही तरीके का शेप देने का काम बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान करता है। हम बाहर से कितनी बातें सुन लें, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर ध्यान हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म देता है, जहाँ पर हम अपने आप ही अपने गुरु बन जाते हैं। हमें खुद से ही अंतर प्रेरणा से हम चलने लग जाते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया और हमें अंदर से ही एक भीतर से जैसे अभी आप सर कह रहे थे कि कुछ जैसे बार-बार मैं असफल भी हो रहा था, लेकिन एक अंदर से एक ऐसे ही इंस्पिरेशन जैसी आ रही थी। सर परसों मेरे से मैं आश्रम गया था तो वहाँ पर एक मैडम ने पूछा कि सर आपका कैसे निकल गया, मुझे भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ना? हुँ, हुँ। तो मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आपसे क्या कहती है, आप उससे पूछो। सही बात। आप ध्यान कर रहे हो? क्योंकि मेरे अंदर की जो आवाज़ थी हमेशा मुझे कभी ऐसा नहीं लगा
मैं लास्ट अटेम्प्ट में पहुंचा, इतने सारे मैंने 2014 एग्जाम दिया, 2017 दिया, 21 दिया, अभी जाकर के सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैं मतलब दिल की अगर बात करूं तो मेरे अंदर से कभी भी ऐसा नहीं आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा करके। मुझे हमेशा ये लगा कि सिलेक्शन तो मेरा होगा। ये पता नहीं कहाँ से इनर वॉइस थी वो। वही चीज मैंने उनसे कहा कि आपके अंदर की थॉट क्या कहती है वो बताओ। सही बात है। उनसे पहले मैंने पूछा आप कर सकते हो तैयारी, मेहनत कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत मेहनत कर। मैंने कहा तो आपकी इनर वॉइस क्या कहती है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसको देखो। अगर वो कहती है कर सकते हो तो 100% आप कर सकते हो। तो सभी को ये देखना चाहिए कि भाई आपके अंदर की वॉइस क्या कह रही है, उसके लिए भी देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपका जो गोल है वो मैच है कि नहीं, मैच है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बाहर के दिखावे में और लोगों को, जैसे अभी आपने हमको सुना, आपने देखा कि अरे 50 बच्चे निकल के 60 बच्चे निकल के हम भी शुरू कर देते। आपने 2-4 दिन शुरू किया, उसके बाद आप उससे ट्रैक से हट गए। तो ऐसे नहीं होगा। अगर तैयारी करनी है तो आपको लगातार उसमें लगा रहना पड़ेगा। आप अपना पहले मन में भले ही 6 महीने ले लें लेकिन कंफर्म कर लें कि मुझे ये करना ही करना है। मतलब वो जुनून अंदर से आपके उठना चाहिए कि मुझे टीचर बनना है, मुझे बिल्कुल का बनना है। इसमें मैंने ये देखा कि 2 तरीके के बच्चे निकलते हैं। मैं इससे पहले भी आपसे बात कर रहा था। या तो बच्चे का मेंटल लेवल बहुत हाई है, वो आराम से निकल आएगा। अगर उसको सही गाइडेंस मिल गया तो तुरंत एग्जाम निकालेगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेगा। और या फिर ऐसा बच्चा निकलेगा जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना ही करना है, मतलब उसकी बर्निंग डिजायर। अगर उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, चाहे उसकी एकेडमिक, फिर मैं कह रहा हूँ कि 40% 35% भी है, तो वो बच्चा भी एग्जाम निकाल सकता है। जैसे मैं ही आप लोगों के सामने एग्जाम्पल, जी, क्योंकि मेरी बर्निंग डिजायर थी, मेरे साथ इतनी मतलब इस लेवल की प्रॉब्लम थी कि जिसको मैं बता नहीं सकता, इस लेवल की प्रॉब्लम थी। और मतलब ये भी है कि जैसे कहते हैं ना कि भूख, हाँ वो भूख होनी चाहिए ना। खाने का मजा जो है स्वाद में नहीं है ना, बिल्कुल भूख में ही में। अगर भूख है तो 2 रोटियां मुझे कितनी अच्छी लगती हैं, और अगर भूख नहीं है तो 56 भोग भी हमें स्वाद नहीं दे पाते। वही चीज है। अगर बच्चों को मतलब बनने दी जा रहा है कि मुझे करना ही करना है। कुछ बच्चों के साथ मैं देखता हूँ कि कई मतलब बड़े स्तर की प्रॉब्लम्स है। जी। कई बच्चों के, अभी मैं एक बच्ची का नाम भी इधर लेना चाहता हूँ, अपर्णा का। अपर्णा चनियाल। जी। आपकी स्टूडेंट भी है, वो मेरे पास भी पढ़ी है। सर उसको जब एडमिशन लिया था तो मेरे पास रो गई थी वो बच्ची कि मेरी फैमिली की, उसके फादर नहीं है। जी। तो फीस का भी उसका इशू आ रहा है। जी। मैंने कहा बेटा तू पढ़ाई की तैयारी करो और एग्जाम पूरे दिल से तैयारी करो, एग्जाम निकलेगा। और वो अभी एग्जाम इसने क्वालिफाई कर लिया। अरे फिर उसका फोन आया था कि सर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। मतलब बहुत ही दिल से थैंक्स कर रही थी। उस टाइम जब उसको मैंने पूरी तरीके से मोटिवेट किया, उसका कई बार मेरे पास कॉल आया, तो अभी उसका सिलेक्शन हो गया। कहते सर लेक्चरर का मेरा हो जाता तो अच्छा रहता। अब वो लेक्चरर की तैयारी कर रही, अब मुझे लगता है कि वो वहां भी कर रही। तो इस तरीके की जिसके साथ प्रॉब्लम्स है ना सर, उनको डिजायर है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी इसमें एक प्रश्न और आता है फिलोसफिकली, बच्चे पूछते हैं, कुछ जो कह रहे जाते हैं ना लाइफ में, वो पूछते हैं कि सर ये जो भूख आपने बोला कि कैसे, मतलब वो कैसे पैदा हो। तो वो मेरे प्यारे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने अनुभव से सर भी सहमत होंगे कि भूख फिर पैदा नहीं होती है, वो मतलब वो पैदा कर ही नहीं जाती है, वो हो जाती है। वो प्राकृतिक है। वो ऐसा है कि प्रार्थना करनी ना पड़े, प्रार्थना हो जाए। आंसू जैसा निकल गया, प्रार्थना तो है। सर मैं पिछले दिन आपसे इस बारे में चर्चा भी कर रहा था। मैं कह रहा था कि भाई कभी कभी आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो रहा होगा, सब कुछ ठीक है, खाने पीने के लिए आपके पास फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है, तब भी आपके अंदर अगर कुछ करने की डिजायर है तो आप अपने आप को ऐसी स्थितियां बना लो अपनी कि मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने मन ही मन कि भाई मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे करनी ही करनी है, एग्जाम निकालना ही। एक वो बना लो, अपना गोल बना लो। मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अपनी स्थितियों को ऐसा बना लो कि नहीं मुझे तो अब ये करना ही है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कर रही है, करके अपने आपको फिर से तैयार करो। एक मेंटल वो बना लो। हाँ, मेंटल भी अपने मतलब अपने आप को एक तैयार कर लो कि नहीं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अच्छी स्थितियों को अपने लिए मतलब खराब बना लो कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब की तैयारी करनी है, मुझे निकालना है एग्जाम। तो ये वाली स्थितियां बनानी है। कभी अच्छी भी स्थितियां आती है तो कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं, तो लापरवाह नहीं होने देना अपने आप, फिर से अपने आप को लाना है, नहीं मुझे तो यहाँ पर और तैयारी करनी है।
और ये तो बात है कि एक साधक सर हमेशा अपने रास्ते पे ही रास्ते पे ही चलता है, और ऐसे कई मौके आते हैं जब ऊपर नीचे, इसीलिए एक गुरु चाहिए होता है जो व्यवहारिक तौर पर आपको बता दे कि भाई यहाँ पर तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा है, या यहाँ पर तुम्हारी भूख कम हो रही है। बिल्कुल। मुझे अभी ऐसा लगता है कि जैसे ये भी, जैसे आपकी भी सफलता है, ये एक बहुत बड़ी यात्रा में एक पड़ाव भी तो है। इसके बाद आगे बढ़ना है हमें, बिल्कुल। और आगे बच्चों की सेवा करनी है, और अपने नॉलेज को बांटना है। सर, ये मेरी सफलता केवल मेरी सफलता नहीं है, ये एक तो इतने बच्चे जुड़े थे ना, इन सबकी दुआएं हैं। सब बच्चे मतलब हमेशा ये कहते थे सर आपका तो सिलेक्शन होगा, हम सबकी दुआएं हैं। दूसरी बात, ये सिलेक्शन मुझे तो ये लगता है कि पहले नहीं हुआ, अभी जो सिलेक्शन हुआ है इस एज में आकर के, ये कई सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन गया है, हजारों बच्चों के लिए। सर, अगर पूरे उत्तराखंड में बात करेंगे तो हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो 35 से ऊपर हो चुके हैं, वो गिव अप करने के लिए तैयार है, ये अब नहीं हो सकता। मेरे पास कितने हमारे बच्चों का मैसेज फोन आ गए कि सर आपको देख करके हमारे अंदर मोटिवेशन कि हम भी मतलब हम भी कर सकते हैं हमारी बात। तो ये इसलिए जरूरी है, ताकि मेरे पास तो चलो ठीक है, मैं अपना काम कर रहा था, कोचिंग पढ़ा रहा था, बच्चे बहुत सारे बच्चे थे, पढ़ाने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल बन गया कि हाँ इस एज में आकर भी हो सकता है। सही बात। तो जो भी बच्चे 35 प्लस है या 30 से ऊपर है, मैं तो आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि गिव अप मत करना और तैयारी करो, अभी भी मौका है अगले एग्जाम तक। और कैसे तैयारी करें, उसके लिए अपने सिलेबस को एक एक टॉपिक को तैयार करो। सबसे पहले टॉपिक तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप उनके पीवाईक्यू करो, और लास्ट में आप जब विज्ञप्ति निकलती है उस दौरान आप पूरे पीवाईक्यू करना, तब तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखो, और लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह कर लेना, एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाता है। अब मुझे पूरी तरीके से लगता है कि एग्जाम आसानी से निकल जाता है। उसके पीछे आपका जो अभी रिजल्ट ऐसा भी है, और हम बोलते हैं कि 1000 बग गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इस नोट पर मैं इस जबरदस्त वीडियो को आप लोगों के साथ एंड करता हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। और वंस अगेन सर, पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह आप हमारे समाज की सेवा करें, और एक मिसाल जैसे आपने कायम करी है, ऐसे ही आप ध्यान में भी आगे बढ़े, और एक आध्यात्मिक प्रगति हो आपकी, और भौतिक प्रगति आपकी जो हो रही है, ये यूं ही चलती रहे। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों, और स्क्रीनिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी हमारे साथी उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।